भारतीय संसद प्रणाली में लोकसभा के डिप्टी स्पीकर के पद के महत्व पर चर्चा करते हुए इसके चुनाव में विलंब से उत्पन्न चुनौतियों पर प्रकाश डालिए। तो डिप्टी स्पीकर का पद क्या होता है, इसका महत्व क्या है, इसकी चर्चा करना है, और चुनाव में विलंब से उत्पन्न चुनौतियां क्या क्या हो सकती हैं या हो रही हैं उसके बारे में देखना है। तो चर्चा में क्यों है डिप्टी स्पीकर या उपाध्यक्ष का पद? आप जानते हैं कि जो हमारा विधानसभा होता है, विधानसभा या फिर केंद्र में देखें लोकसभा, तो उसका जो अध्यक्ष होता है उसे कहते हैं स्पीकर, और एक होता है डिप्टी स्पीकर यानी कि उपाध्यक्ष। जब अध्यक्ष मान लीजिए पद पे काम नहीं कर रहा हो तो डिप्टी स्पीकर काम करता है, और जो त्यागपत्र देने वाली बात होती है वो स्पीकर डिप्टी स्पीकर को देता है, और डिप्टी स्पीकर स्पीकर को देता है अगर किसी कारण से त्यागपत्र देने की बात आ गई है तो। चर्चा में क्यों है ये डिप्टी स्पीकर या उपाध्यक्ष का जो मसला है? हाल ही में उच्चतम न्यायालय ने केंद्र सरकार को लोकसभा में और 5 राज्यों राजस्थान, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और झारखंड को विधानसभा में डिप्टी स्पीकर या उपाध्यक्ष का चुनाव करने में विफल रहने पर नोटिस जारी किया है कि ये 5 राज्य में और केंद्र में जो है उपाध्यक्ष का पद ये काहे को रिक्त बना हुआ है, तो नोटिस जारी किया है। प्रमुख बिंदु देखते हैं। उच्चतम न्यायालय ने इस संदर्भ में दायर एक जनहित याचिका पर सुनवाई के दौरान केंद्र व राज्य सरकारों, राज्य सरकार में कौन कौन सा, राजस्थान, एमपी, झारखंड, उत्तराखंड, है ना, फिर से देख लें कौन कौन से, हमारे प्रीलिम्स में आ जाए तो राजस्थान, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, झारखंड, है ना, राजस्थान, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, झारखंड, इसमें जो है सर्वोच्च न्यायालय ने एक नोटिस जारी किया है कि डिप्टी स्पीकर का चुनाव में भैया देर काहे को हो रही है, जवाब दो, जवाब मांगा है। उच्चतम न्यायालय के अनुसार जून 2019 में गठित 17वीं यानी कि वर्तमान लोकसभा के लिए डिप्टी स्पीकर का चुनाव न करना संविधान की भावना के विरुद्ध है। बताओ ले, जो 17वां लोकसभा का चुनाव हुआ है 2019 में, उसमें डिप्टी स्पीकर का चुनाव हो ही नहीं किया है। तो सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि संविधान की भावना के विरुद्ध है भैया, संविधान की भावना के विरुद्ध है। आप डिप्टी स्पीकर का पद आपने चुना ही नहीं है। इसका मीन्स कि अगर स्पीकर अपना त्यागपत्र देना चाहे तो किसको देगा, है ना, स्पीकर ना रहे तो उसके स्थान पे काम कौन करेगा? बहुत सारे चीज़ जो होती हैं, जो डिप्टी स्पीकर के कर्तव्य हैं, वो सारे कौन करेगा अगर स्पीकर नहीं रहा तो, मतलब हाँ नहीं रहा तो इसीलिए देखो, तो गजब बात होगी। उच्चतम न्यायालय ने कहा है कि जून 2019 में 17वीं जो लोकसभा का गठन हुआ है, यानी वर्तमान लोकसभा का गठन हुआ है, जो 2019 से लेकर के 2024 तक चलेगा, फिर 18वीं लोकसभा का चुनाव होगा। तो 17वीं लोकसभा के चुनाव के बाद में लोकसभा में डिप्टी स्पीकर का पद जो है रिक्त है, और सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि डिप्टी स्पीकर का पद रिक्त होना संविधान की भावना के विरुद्ध है। संविधान की भावना के विरुद्ध है ये बात, है ना, जो बेसिक फंडामेंटल वैल्यूज़ ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है उसके खिलाफ है, ऐसा सर्वोच्च न्यायालय का टिप्पणी है। उच्चतम न्यायालय में दाखिल याचिका के अनुसार देश की 5 विधानसभाओं में भी यह पद खाली पड़ा हुआ है। कौन कौन सी? राजस्थान, है ना, राजस्थान, यूपी, झारखंड, उत्तराखंड, राजस्थान, यूपी, झारखंड, उत्तराखंड और एमपी, मध्य प्रदेश। इन 5 राज्यों की विधानसभाओं में और केंद्र की लोकसभा में, वर्तमान की लोकसभा जो चल रही है वो 17वीं लोकसभा है, और 17वीं लोकसभा का गठन हुआ था जून 2019 में हुआ था, जो कि चलेगा 2024 तक का। तो उच्चतम न्यायालय में दाखिल याचिका के अनुसार देश की 5 विधानसभाओं में यह पद खाली पड़ा है। संविधान में क्या प्रावधान है? संविधान में जो संघ वाला भाग है ना, भाग 5 जो है, उसमें एक अध्याय है, हम कह लें आर्टिकल 93 से लेकर के 97 तक के बीच में, जो लोकसभा का स्पीकर है और जो डिप्टी स्पीकर हैं उनके पद, कर्तव्य, कार्यभार, ये सब के बारे में विभिन्न प्रावधान किए गए हैं। तो संविधान में क्या प्रावधान है? आर्टिकल नंबर 93 की बात करें तो भारतीय संविधान के आर्टिकल 93 के अनुसार लोकसभा यथाशाक्य, ये देख गजब हिंदी होती, यथाशाक्य शीघ्र अपने 2 सदस्यों को अपना अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष चुनेगी, और जब जब अध्यक्ष या उपाध्यक्ष का पद रिक्त होता है तब तब लोकसभा किसी अन्य सदस्य को यथास्थिति अध्यक्ष या उपाध्यक्ष चुनेगी। तो ये बात है, आर्टिकल 93 में कहा गया है
ये अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का पद जो है आर्टिकल 93 में बताया गया है कि जब भी लोकसभा का गठन हो जाएगा तो लोकसभा के जो मेंबर हैं वो अपने ही मेंबर में से किसी दो व्यक्ति को एक अध्यक्ष के रूप में एक उपाध्यक्ष के रूप में चुनेगी, और जब जब अध्यक्ष या उपाध्यक्ष का पद रिक्त होता है तब तब लोकसभा किसी अन्य सदस्य को यथास्थिति अध्यक्ष या उपाध्यक्ष चुनेगी। तो ये बात है आर्टिकल नंबर 93 में। तो लोकसभा का अध्यक्ष और लोकसभा का उपाध्यक्ष इस पद का जो उल्लेख है वो संविधान के अनुच्छेद 93 में है। इसी प्रकार अनुच्छेद 178 में, तो 93 का जो समकक्ष आर्टिकल है वो है 178, है ना। अगर 178 में हम घटा दें कितना, 93, क्या आ जाएगा, 8 में 5, 17 में हो गया 8, 85, यानी कि 93 में 85 जोड़ दें तो जो आएगा, इतना काहे परेशान हो। 178 आर्टिकल जो है वो बताता है किसी राज्य की विधानसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के चुनाव के संदर्भ में प्रावधानों का उल्लेख किया गया है। तो अनुच्छेद नंबर 178 जो है वो 93 के समकक्ष है। 93 जो है वो केंद्र में है ना, केंद्र में जो लोकसभा है उसके अध्यक्ष, स्पीकर और डिप्टी स्पीकर की बात करता है। इसी प्रकार से जो आर्टिकल नंबर 178 है वो राज्य में स्पीकर और डिप्टी स्पीकर की बात करता है। तो 93, 178। आवश्यकता एवं महत्व, यानी कि ये जो पद है अध्यक्ष का, उपाध्यक्ष का इत्यादि का या उपाध्यक्ष का, वो उसका महत्व क्या है। तो आर्टिकल नंबर 95 में बताया गया है। आर्टिकल अनुच्छेद 95 के अनुसार अध्यक्ष के कार्यालय के रिक्त होने या सदन की बैठक से अनुपस्थित होने की स्थिति में उपाध्यक्ष उसके कर्तव्यों का पालन करता है और अध्यक्ष के रूप में कार्य करता है। देख लीजिए, आर्टिकल 95 में बताया गया है कि भैया अध्यक्ष अगर अपने कार्यालय में नहीं है, अध्यक्ष कार्य पे नहीं है, अनुपस्थित है या पद रिक्त है, जैसे मान लो कि जो अध्यक्ष है वो त्यागपत्र दे दिया है, कुछ हो गया है, कोई दुर्घटना हो चुकी है, बीमार हो गया, कुछ भी अनुपस्थित है और उसका पद रिक्त हो गया, या फिर तो अध्यक्ष के स्थान पर उपाध्यक्ष जो है उसका कार्यभार करता है। ये बात बताया गया है आर्टिकल नंबर 95 में कि अध्यक्ष के कार्यालय के रिक्त होने या सदन की बैठक से अनुपस्थित होने की स्थिति में उपाध्यक्ष उसके कर्तव्यों का पालन करता है और अध्यक्ष के रूप में कार्य करता है। तो आर्टिकल 93 देखिए, उसमें बताया गया था कि लोकसभा का एक स्पीकर होता है, एक डिप्टी स्पीकर होता है। आर्टिकल 178 में बताया गया कि विधानसभा में एक स्पीकर होता है, एक डिप्टी स्पीकर होता है। फिर आर्टिकल नंबर 95 में बताया गया है कि अगर अध्यक्ष अनुपस्थित है या उसका पद रिक्त है तो डिप्टी स्पीकर उसके स्थान पर कार्य करेगा। और सर्वोच्च न्यायालय ने डिप्टी स्पीकर के संबंध में क्या कहा है कि डिप्टी स्पीकर का पद रिक्त होना, है ना, उसका चुनाव न करवाना, ये संविधान की मूल भावना के खिलाफ है। डिप्टी स्पीकर स्पीकर के अधीनस्थ नहीं होता है ना, उसका सबऑर्डिनेट नहीं होता है, उसके अंडर में नहीं होता है कि स्पीकर ऊपर है उसके नीचे डिप्टी स्पीकर, ऐसा नहीं है। दोनों समकक्ष है, बस ये है कि स्पीकर अगर नहीं रहेगा तो एकदम उसी के इक्विवेलेंट उसको अधिकार है। डिप्टी स्पीकर को पूरा अधिकार वैसे ही है जैसे स्पीकर के पास रहता है, बस अगर स्पीकर उपस्थित है तो वो देखेगा, स्पीकर अनुपस्थित है तो डिप्टी स्पीकर देखेगा, अंतर खाली इतना है। तो डिप्टी स्पीकर स्पीकर के अधीनस्थ नहीं होता है, वह सीधे सदन के प्रति उत्तरदायी होता है। यदि उनमें से कोई भी इस्तीफा देना चाहता है तो उन्हें अपना इस्तीफा सदन को प्रस्तुत करना होगा, अर्थात अध्यक्ष डिप्टी स्पीकर को अपना इस्तीफा सौंपता है। तो ये महत्व है, निरंतरता बनी रहे ताकि डिप्टी स्पीकर सदन में स्पीकर की अनुपस्थिति में दैनिक कार्यवाही के संचालन के माध्यम से सदन की निरंतरता बनाए रखने में सहायता करता है। तो महत्व में हम पहले देख लिए कि आर्टिकल नंबर 93 में खुद ही कहा गया है कि स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का पद होगा। आर्टिकल 178 में कहा गया है कि विधानसभा में स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का पद होगा। आर्टिकल नंबर 95 में कहा गया है कि स्पीकर अनुपस्थित हैं अगर तो डिप्टी स्पीकर काम करेगा। फिर कहा गया आगे कि स्पीकर जो है ना, जो डिप्टी स्पीकर है वो स्पीकर के अंडर में नहीं है, डिप्टी स्पीकर स्वतंत्र है, यहाँ तक कि स्पीकर अगर त्यागपत्र देता है तो वो डिप्टी स्पीकर को ही त्यागपत्र देता है। तो ये सारे महत्व की बातें हैं, निरंतरता बनी रहे कि डिप्टी स्पीकर सदन में स्पीकर की अनुपस्थिति में, है ना, डिप्टी स्पीकर जो है सदन में स्पीकर अगर नहीं है उसकी अनुपस्थिति में दैनिक कार्यवाही के संचालन के माध्यम से सदन की निरंतरता बनाए रखने में सहायता करता है। सहभागिता, पिछले कई वर्षों
में संसद में सरकार द्वारा अध्यक्ष के नाम का प्रस्ताव करने और विपक्ष से एक सदस्य को उपसभापति पद के लिए सर्वसम्मत उम्मीदवार के रूप में चुनने की प्रथा रही। फिर से, पिछले कई वर्षों में संसद में सरकार द्वारा अध्यक्ष के नाम का प्रस्ताव करने और विपक्ष से एक सदस्य को उपसभापति पद के लिए सर्वसम्मत उम्मीदवार के रूप में चुनने की प्रथा रही है। विपक्षी दल के सदस्य को डिप्टी स्पीकर के रूप में चुना जाना सदन की कार्यवाही में निष्पक्षता को बनाए रखने में सहायता करता है, सहायक होता है। तो डिप्टी स्पीकर अक्सर करके जो विपक्ष से होते हैं, ये एक प्रथा, एक परंपरा है जो कि अच्छी परंपरा है ताकि उससे निष्पक्षता आए। हालांकि डिप्टी स्पीकर को विपक्ष से चुने जाना अनिवार्य नहीं है, है ना, अनिवार्य नहीं, लेकिन एक प्रथा है। और 2019 में तो प्रथा टूट ही गई है। बताओ, अभी तक डिप्टी स्पीकर का चुनाव ही नहीं हुआ है, गजबे बात हो गई। डिप्टी स्पीकर के चुनाव से जुड़े प्रावधान क्या हैं? तो संविधान के तहत अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को संसद के अधिकारियों के रूप में वर्णित किया गया है। तो संसद के अधिकारी हैं संविधान के तहत। संविधान में कहा गया है भैया कि संविधान के तहत अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को संसद के अधिकारियों के रूप में वर्णित किया गया है, जो संसदीय प्रणाली में उनके महत्व को दर्शाता है। फिर भारत में डिप्टी स्पीकर के पद की पृष्ठभूमि को वर्ष 1919 के भारत सरकार अधिनियम से जोड़कर देखा जा सकता है, जिसके तहत उसे डिप्टी प्रेसिडेंट कहा जाता था, क्योंकि स्पीकर को केंद्रीय विधानसभा के प्रेसिडेंट के रूप में चुना जाना जाता था। फिर से, भारत में जो डिप्टी स्पीकर है ना, उसका पद कहाँ से आया है? तो भारत में डिप्टी स्पीकर का पद आया है, ये क्या सिस्टम हो गया, हाँ, तो भारत में जो डिप्टी स्पीकर का पद है वो कहाँ से आया है? तो डिप्टी स्पीकर के पद की पृष्ठभूमि को वर्ष 1919 के भारत सरकार अधिनियम, देखो 1919 के भारत सरकार अधिनियम को कहा जाता है मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड सुधार रिफॉर्म, और 1909 का जो भारत सरकार अधिनियम आया था उसे कहा जाता है मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म। तो 1909 का मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म, 1919 का मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म, फिर आया था 1935 का भारत सरकार अधिनियम। उससे पहले 1927 में बना था साइमन कमीशन, जो कि 1928 में भारत में आया था, जिसका विरोध जो है लाला लाजपत राय इत्यादि लोगों ने किया था। फिर जाकर के इन्होंने रिकमेंडेशन किया था, और विरोध करने का कारण क्या था कि साइमन कमीशन में कोई भी भारतीय मतलब मेंबर नहीं है, और इसने रिकमेंडेशन इत्यादि दे करके 1935 का भारत सरकार अधिनियम आया था, जो 1937 में जाकर के इम्प्लीमेंट हुआ था। खैर, तो 1919 का जो भारत सरकार अधिनियम है, जिसे मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड सुधार कहा जाता है, तो उसमें पहली बार एक डिप्टी प्रेसिडेंट नाम का पद बनाया गया था, क्योंकि स्पीकर को केंद्रीय विधानसभा के प्रेसिडेंट के रूप में जाना जाता था, है ना। उस समय का जो केंद्रीय विधानसभा था अंग्रेज़ों के टाइम का, जैसे आज का लोकसभा है, तो उस समय का केंद्रीय विधानसभा, तो उसका जो अध्यक्ष होता था उसे प्रेसिडेंट कहते थे। तो डिप्टी प्रेसिडेंट वहाँ से आया। अभी हम उसको स्पीकर कहते हैं, तो डिप्टी स्पीकर हो गया है। पहले प्रेसिडेंट था, तो अब उस समय डिप्टी प्रेसिडेंट कहा जाता था। स्पीकर है तो डिप्टी स्पीकर हो गया है। तो भारत सरकार अधिनियम 1919 में पहली बार जो है डिप्टी प्रेसिडेंट नाम का पद आया था। तो आज़ादी के बाद हमारा जब संविधान बना, तो उसमें जो केंद्रीय विधानसभा है, मतलब जो लोकसभा है, और जो राज्य की विधानसभा है, उसमें आर्टिकल 93 और 178 के तहत स्पीकर और डिप्टी स्पीकर की बात कही गई है। तो इसका बैकग्राउंड है यह परंपरा स्वतंत्रता के बाद भी जारी रही, जब संविधान सभा की बैठकों की अध्यक्षता के लिए अध्यक्ष के अलावा एक उपाध्यक्ष का चुनाव किया गया। पहले अध्यक्ष कौन था संविधान सभा का, मतलब उसका पहली लोकसभा का? तो पहले अध्यक्ष जी.वी. मावलंकर थे। जी.वी. मावलंकर थे, और पहले उपाध्यक्ष एम. अनंत शयन अयंगर, भैया M.A. अयंगर, एम अनंत शयनम अयंगर, गजब। पहली लोकसभा के जो अध्यक्ष थे, स्पीकर, वो थे जी.वी. मावलंकर, जो कहीं पूछा नहीं जाएगा, लेकिन ये पूछा जा सकता है कि उपाध्यक्ष कौन था। तो एम अनंत शयनम अयंगर, एम अनंत शयनम अयंगर, एम अनंत शयनम अयंगर, एम अनंत शयनम अयंगर।
तो 1919 का जो भारत सरकार अधिनियम था उसमें पहली बार डिप्टी प्रेसिडेंट नाम का पद आया था। आज़ादी के बाद वो कंटिन्यू रहा और डिप्टी स्पीकर नाम के पद को गठित किया गया था। 1919 के भारत सरकार अधिनियम को मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड सुधार भी कहा जाता है। और पहले जो अध्यक्ष थे वो थे जीवी मावलंकर और पहले उपाध्यक्ष थे एम अनंत, भुला गए फिर, एम अनंत शैनम एंगर, एम अनंत शैनम एंगर, एम अनंत शैनम एंगर थे, जिन्हें 3 सितंबर 1948 को संविधान सभा द्वारा चुना गया था। तो 3 सितंबर 1948 को पहले उपाध्यक्ष बने गए थे जो कि संविधान सभा के द्वारा चुने गए थे। उनका नाम था एम अनंत शैनम एंगर, एम अनंत शैनम एंगर, एम अनंत शैनम एंगर। चुनाव प्रक्रिया क्या होती है? लोकसभा के नियमों और प्रक्रिया के नियम 8 के अनुसार, है ना, लोकसभा का एक नियम सूची है, राज्यसभा का एक नियम सूची है। तो लोकसभा का नियम प्रक्रिया जो नियम संख्या 8 है उसके अनुसार अध्यक्ष के चुनाव के बाद वह उपाध्यक्ष के चुनाव की तारीख तय करता है ना। देखिए भैया, लोकसभा के नियमों और प्रक्रिया के नियम 8 के अनुसार अध्यक्ष के चुनाव के बाद वह उपाध्यक्ष के चुनाव की तारीख तय करता है, जिसके लिए कोई भी सदस्य सदन के विचारार्थ प्रस्ताव के माध्यम से किसी अन्य सदस्य का नाम प्रस्तावित कर सकता है कि भैया ये लड़ेंगे, हो गया हम लड़ेंगे, कह रहे हम लड़ेंगे। तो सारे नाम प्रस्तावित किए जाते हैं और जो नाम पे जो लोकसभा के मेंबरान हैं वो सहमति प्रकट कर देते हैं, बहुमत में उसको जिता देते हैं, तो वो बन जाता है असल में उपाध्यक्ष, जिसके बाद प्रस्तावित नामों में से डिप्टी स्पीकर का चुनाव किया जाता है ना। फिर वोटिंग होगा, फिर चुन लेंगे। और परंपरा क्या रही है कि डिप्टी स्पीकर विपक्ष से अगर हो तो ज़्यादा अच्छा है, ताकि निष्पक्षता बनी रहे, न्यूट्रलिटी बनी रहे। हालांकि वास्तविकता में डिप्टी स्पीकर के चुनाव के लिए सरकार अन्य पार्टियों के साथ परामर्श की राजनीतिक प्रक्रिया शुरू करती है और किसी एक सदस्य के नाम पर आम सहमति बनाने का प्रयास करती है ना। वास्तविकता में डिप्टी स्पीकर के चुनाव के लिए सरकार अन्य पार्टियों के साथ परामर्श की राजनीतिक प्रक्रिया शुरू करती है और किसी एक सदस्य के नाम पर आम सहमति बनाने का प्रयास करती है। यदि इस प्रयास में किसी एक नाम पर सहमति नहीं बन पाती तो सरकार इस पद के लिए अपने पक्ष सत्ताधारी दल के सदस्य का नाम भी प्रस्तावित कर सकती है। यानी कोई वो नहीं कि विपक्ष से ही आएगा, ऐसा कोई अनिवार्य नहीं है, लेकिन परंपरा रही है और ये परंपरा अच्छी है ताकि निष्पक्षता का जो मूल्य है उसको हम संसद में लागू कर सकें। चूंकि सदन के अध्यक्ष को डिप्टी स्पीकर के चुनाव की तारीख तय करके प्रक्रिया को आगे बढ़ाना होता है, ऐसे में इसमें विलंब होने पर सदन का कोई भी सदस्य अध्यक्ष से तारीख तय करने का अनुरोध करते हुए प्रस्ताव पेश कर सकता है। ठीक है। चुनाव में विलंब के अन्य मामले क्या रहे? पहले 10वीं लोकसभा में स्पीकर के चुनाव में 33 दिन बाद डिप्टी स्पीकर का चुनाव किया गया था। तो पहली बार ये वर्ष 1996 में लोकसभा की 11वें डिप्टी स्पीकर का चुनाव स्पीकर के चुनाव के 49 दिन बाद किया गया था तथा पूर्व लोकसभा डिप्टी स्पीकर PM सईद का चुनाव स्पीकर के चुनाव के 9 माह बाद किया गया था। और यहाँ तो भैया 2019 से 17वीं लोकसभा बैठी हुई है, अभी 2023 चल रहा है, अभी तक नहीं हुआ, सालों साल हो गया। अब बताओ, मामला सुप्रीम कोर्ट में गया तब जाकर के इस संज्ञान में बात आया, वो भी सुप्रीम कोर्ट नोटिस जारी करिए कि कहाँ है भैया। मतलब यूपी वाले, झारखंड वाले, उत्तराखंड वाले, मध्य प्रदेश वाले, राजस्थान वाले और केंद्र सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट, इच्छाओं से जवाब मांगा है कि डिप्टी स्पीकर का चुनाव काहे नहीं किया। चुनौतियां एवं मतभेद का कारण, यानी चुनौतियां क्या हैं और मतभेद किस बात को लेकर के, सब इतना बढ़िया लिखा हुआ है इसमें दृष्टि के मैगजीन में कि गजब है। यहाँ से पढ़ ले तो बढ़िया तैयारी हो सकती है UPSC की। तो चुनौतियाँ क्या हैं? आखिर जो डिप्टी स्पीकर का चुनाव नहीं हो रहा है उसके पीछे कारण क्या है, काहे चुनाव नहीं कर रहे हैं, देखते हैं चुनाव काहे नहीं कर रहे। तो समय सीमा, पहली चुनौती है समय सीमा। भारतीय संविधान के तहत लोकसभा या विधानसभा में डिप्टी स्पीकर के चुनाव का प्रावधान किया तो गया है आर्टिकल 93 और 178 के तहत, हालांकि इसके लिए कोई समय सीमा नहीं निर्धारित की गई है। ऐसे में एक निर्धारित समय सीमा के अभाव में कई मामलों में लोकसभा या विधानसभाओं में डिप्टी स्पीकर का चुनाव समय पर नहीं किया जाता है। बताओ, अगर संविधान ने समय सीमा नहीं निर्धारित की है तो चुनाव नहीं करेंगे?
ये तो गजब बहाना है, ये चुनौती है। यानी कानून बनाओ या तो कोई संशोधन करके एक आध क्लॉज उसमें डलवाओ कि स्पीकर का चुनाव होने के 10 दिन या 20 दिन के भीतर भीतर डिप्टी स्पीकर का चुनाव हो जाना चाहिए, तब तो ठीक है। समय सीमा लिखा नहीं हुआ है तो भैया हम कार्रवाई नहीं करेंगे, समय सीमा लिखा नहीं हुआ है। तो ये पहली चुनौती है। अगला, लोकसभा के नियमों एवं प्रक्रिया के नियम 8 के अनुसार डिप्टी स्पीकर के चुनाव की तिथि का निर्धारण करने का दायित्व अध्यक्ष का होता है। अध्यक्ष विल डिसाइड कि उपाध्यक्ष का चुनाव किस दिन किया जाना है। इफ अध्यक्ष इज नॉट डिसाइडिंग तो 2-2 साल ऐसे लटका रहेगा। फिर सुप्रीम कोर्ट में मामला चला जाएगा। सुप्रीम कोर्ट कहेगा भैया संविधान की भावना के खिलाफ है, इसका चुनाव क्यों नहीं हो रहा है, जवाब मांगो, नोटिस जारी करो। कुछ अगली चुनौती है स्वायत्तता की। संविधान के अनुच्छेद 95(1) के तहत 95 में क्या पढ़े कि स्पीकर अगर नहीं है, उसका पद रिक्त है या फिर स्पीकर अनुपस्थित है ना, स्पीकर का पद रिक्त है या स्पीकर अनुपस्थित है, तो स्पीकर के स्थान पर डिप्टी स्पीकर काम करेगा। और भारत सरकार अधिनियम 1919 मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड सुधार के तहत पहली बार केंद्रीय विधानसभा में डिप्टी प्रेसिडेंट की बात की गई थी, क्योंकि उस समय अध्यक्ष को प्रेसिडेंट कहा जाता था। तो स्वायत्तता अनुच्छेद 95(1) के तहत सदन की बैठक की अध्यक्षता के दौरान उपाध्यक्ष के पास अध्यक्ष के समान शक्ति होती है। इसी प्रकार उपाध्यक्ष द्वारा दिए गए निर्णय को अध्यक्ष के समक्ष चुनौती नहीं दी जा सकती है और ना ही अध्यक्ष के पास उपाध्यक्ष के निर्णय को संशोधित करने या खारिज करने की शक्ति होती है। दोनों एकदम इक्विवेलेंट हैं। ये नहीं कि डिप्टी स्पीकर जो है वो स्पीकर के अधीन है, ऐसा नहीं है। समान शक्ति एकदम, बोल दिया सो बोल दिया, हम भी कुछ हैं। आर्टिकल 93 दिखा देगा खोल करके, देखो मेरा भी नाम लिखा हुआ है। सदन की अध्यक्षता करते हुए डिप्टी स्पीकर संविधान की 10वीं अनुसूची के तहत तहत सदस्यों की अयोग्यता से संबंधित याचिकाओं का भी निर्धारण कर सकता है। गजब, 10वीं अनुसूची पता है, दल बदल अधिनियम से संबंधित है ये। तो 10वीं अनुसूची दल बदल अधिनियम से संबंधित किसी सदस्य की अयोग्यता का निर्धारण करना है तो उपाध्यक्ष कर सकता है। विशेषज्ञों के अनुसार स्पीकर के सदन से लंबे समय तक अनुपस्थित रहने के दौरान सरकार के लिए विपक्षी दल से आने वाले उपाध्यक्ष से प्रतिकूल निर्णय प्राप्त होने का भय बना रहता है। ऐसे में सत्ताधारी पक्ष डिप्टी स्पीकर का चुनाव न करते हुए वह इस अनिश्चितता से बचने का प्रयास करता है। हाँ, ये है बढ़िया, क्योंकि भैया मान लो जो स्पीकर हैं वो अक्सर करके सरकार के वाला आदमी ही बन जाता है। अगर ये लंबे समय तक अनुपस्थित रहा तो डिप्टी स्पीकर काम करेगा। और डिप्टी स्पीकर परंपरा है, हालांकि ये अनिवार्य नहीं है, लेकिन परंपरा है कि विपक्ष से आएगा। और विपक्ष अगर बैठ गया स्पीकर के पद पर तो ये ना कुछ ना चबवा देगा। केंद्र सरकार का जो मतलब वर्तमान सरकार रहेगी उसका काम ठीक से नहीं करने देगा, पूरा सदन की संचालन प्रक्रिया में बाधा उत्पन्न कर सकता है। तो इस बात का भय बना रहता है, इसी कारण से चुनाव नहीं करेंगे लोग। न्यायालय की सीमित शक्ति है, ये भी चुनौती है। तो पहली चुनौती क्या थी, समय सीमा नहीं है। दूसरी चुनौती क्या है, सरकार को भय है। तीसरी चुनौती क्या है, न्यायालय की सीमित शक्ति है। इस संबंध में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 122 है ना, अनुच्छेद 122 के तहत संसद की कार्यवाहियों की जांच को न्यायालयों के क्षेत्राधिकार से बाहर रखा गया है। ऐसे में डिप्टी स्पीकर के चुनाव के मामले में उच्चतम न्यायालय के पास नोटिस भेजने के बाद अतिरिक्त हस्तक्षेप करने की बहुत अधिक शक्ति नहीं है। तो ध्यान रहिए, आर्टिकल 122 जो है वो क्या करता है, संसद की कार्यवाहियों की जांच को न्यायालय के क्षेत्राधिकार से बाहर रखा गया है। संसद की कार्यवाहियों की जांच को न्यायालय के क्षेत्राधिकार से बाहर रखा गया, मीन्स कि संसद क्या काम कर रही है, क्या काम नहीं कर रही है, वो संसद की अपनी सिरदर्दी है, उसमें न्यायालय जो है कुछ कर नहीं सकती है। मतलब एक होता है सेपरेशन ऑफ पावर, है ना, शक्तियों का पृथक्करण, कि एक विधायिका है, लेजिस्लेचर है, एक एग्जीक्यूटिव है, एक जुडिशरी है। तो जुडिशियरी लेजिस्लेचर के काम में हस्तक्षेप ना करें और लेजिस्लेचर जुडिशियरी के काम में हस्तक्षेप ना करें, तो पावर का सेपरेशन रहे, पूरा वॉल रहे। जुडिशरी यहाँ पर है तो लेजिस्लेचर दीवार के इस ओर है, दोनों दीवार के इस पार उस पार ही बने रहें,
ज़्यादा कूदे फाने नहीं। तो ये बात कहा गया आर्टिकल नंबर 122 के तहत। तो ऐसे में डिप्टी स्पीकर के चुनाव के मामले में उच्चतम न्यायालय के पास नोटिस भेजने के बाद अतिरिक्त हस्तक्षेप करने की बहुत अधिक शक्ति नहीं है, क्योंकि ये संसद की अपनी बातें हैं। आगे की राह। भारत के संविधान निर्माताओं द्वारा लोकसभा के स्पीकर व डिप्टी स्पीकर के पद की अवधारणा के तहत दोनों को समान शक्तियां प्रदान करते हुए सदन की प्रक्रिया में निरंतरता एवं निष्पक्षता को बढ़ावा देने का मार्ग प्रशस्त किया। क्या बोलती भैया? भारत के संविधान निर्माताओं द्वारा लोकसभा के स्पीकर व डिप्टी स्पीकर के पद की अवधारणा के तहत दोनों को समान शक्तियां प्रदान करते हुए सदन की प्रक्रिया में निरंतरता एवं निष्पक्षता, है ना, निरंतरता रहे, कॉन्टिन्यूटी, कि ये वाला नहीं है तो ये कर लेगा, निष्पक्षता रहे कि अगर विपक्ष से आ गया तो एक न्यूट्रलिटी बनी रहे, बैलेंस बना रहे, ऐसा ना हो कि सरकार हावी है विधायिका में। इसके अतिरिक्त इस पद पर विपक्ष के सदस्यों को प्राथमिकता देने की परंपरा ने सदन में सहभागिता एवं लोकतांत्रिक मूल्यों, है ना, सहभागिता, क्या कहते हैं, पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी जिसे कहा जाता है, तो पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी यानी कि सहभागिता मूलक लोकतंत्र के मूल्य को मजबूत आधार मिलता है इससे। ऐसे में डिप्टी स्पीकर के चुनाव में अनावश्यक विलंब संसद के प्रति लोगों के विश्वास को कमजोर कर सकता है। ऐसे स्थिति से बचने के लिए सभी दलों को आपसी सहमति से डिप्टी स्पीकर के चुनाव की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने का प्रयास करना चाहिए। तो ये रहा आगे की राह। तो ये रहा इस प्रश्न का डिस्कशन। पूरा देखने के लिए धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद।